नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई मैथ स्पेशल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जीएस पार्ट सेकंड में 9 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई थी बीपीएससी टीआरई की, उसमें जो जीएस पार्ट सेकंड के मैथ के 8 प्रश्नों का जो है विश्लेषण देखेंगे, हल देखेंगे और साथ में फिर ऐसे ही प्रश्न आपको जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथ में ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में इनमें से जो है कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो 6 to 8 मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो है 9 to 10 टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके काम ही आने वाले हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल तथा 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कीमत बताया गया है तो हम इसको x मान लेते हैं, पेंसिल की कीमत को x मान लेते हैं, तो पेंसिल की कीमत को हम x रुपीज़ मान लेते हैं और रबड़ की कीमत को हम क्या मान लेते हैं? तो रबड़ की कीमत को हम जो y रुपीज़ मान लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है इक्वेशंस बनाते हैं। तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे पहले केस में क्या है कि 2 पेंसिल है तो यानी 2x हो जाएगा इसका मूल्य, और 3 रबड़ है तो यानी 3y इसका हो जाएगा मूल्य, और ये 9 रुपये के बराबर है। फिर दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास कि 4 पेंसिल है तो 4x हो जाएगा और 6 रबड़ है तो 6y हो जाएगा और बराबर 18 हो जाएगा। आइए इसका प्रश्न का आगे हल आपको दिया गया है, दिखाते हैं आप। अगला प्रश्न है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यानी 4 बहनें हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो कुल आयु उनकी कितनी हो जाएगी? तो 4 × 7 28 वर्ष। और इनकी माँ की भी आयु जोड़ दें, यानी 4 बहनें थी प्लस 1 माँ, यानी कितने हो गए? 5 लोग हो गए। तो इनकी औसत आयु जो है कितनी? 6 बढ़ जाती है, यानी 7 से जो है 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, यानी 5 × 13 तो ये 65 हो जाएगा। तो इसी का जो अंतर हो जाएगा वो माँ की आयु हो जाएगी। आइए इसका हल देखते हैं। और यहाँ पे जो है बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन सारे प्रश्नों को एक साथ मैंने कर दिया, उसके बाद इनका हल दिया गया है, तो आप परेशान मत होइएगा। जब जहाँ पे 8 प्रश्न खत्म होंगे तो 8वें प्रश्न के बाद जो है सारे उत्तर एक साथ में शुरू हो जाएंगे। आते हैं तो 32वां है। तो यहाँ पे 4 बहनें हैं जिनको हमने B1 B2 B3 B4 मान लिया है। 4 बहनें हैं और इनकी जो औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो अगर हम इनकी कुल आयु देखेंगे तो 4 बहनें हैं यहाँ पे, तो उनकी कुल औसत आयु जो कितनी है? तो कुल औसत आयु 7 वर्ष है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? यानी 4 × 7 28 वर्ष हो जाएगी। और फिर जो है चारों बहनें थी और माँ जुड़ गई, और माँ जुड़ने के बाद कुल 5 लोग हो गए। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? औसत आयु क्या हुआ? 7 से बढ़ के 13 हो गया, यानी 6 बढ़ गया है। तो जब 6 बढ़ गया यहाँ पे तो औसत आयु 7 से 13 हो गया है। तो इसका मतलब 5 लोग थे और 13 औसत आयु है, तो इनका कुल आयु कितना हो जाएगा? 5 × 13 यानी 65 वर्ष। अब माँ की आयु पूछा है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 65 में से हम 28 माइनस कर देंगे, यही जो फ़र्क आएगा, ये डिफरेंस आएगा, यही हमारा जो है माँ का आयु बताएगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंबे प्रिज्म का आयतन क्या है? तो जो प्रिज्म का आयतन होता है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो आइए इसका हल देखते हैं। और यहाँ पे जो है देखें तो आधार क्षेत्रफल कितना दिया है? 121 मीटर स्क्वायर प्रिज्म का, और प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 23 मीटर दी हुई है। तो प्रिज्म का जो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा? तो आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई इसका फार्मूला होता है। तो 121 मीटर स्क्वायर और ये 23 मीटर, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 2783 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमने देखा कि जो पहला वाला था आपका आंसर ई था, और पहले का आंसर ई था। दूसरे का यहाँ पे जो है हमने देखा कितना था? तो 37 वर्ष था। और तीसरे का आंसर जो है, तीसरे प्रश्न का जो आंसर है 2783 घन मीटर है, 2783 मीटर इसको क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 1 और 50 के बीच में याद कर लीजिए, चाहे अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। तो 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। अगर हम बात करें 50 से 100 के बीच में तो कुल 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं। और अगर हम 1 से 100 के बीच में बात करेंगे तो ये कुल जो है 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 15, 10, 25 कुल अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आइए हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। और
जो है आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता, तो ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से जो है भाग होती है, 1 से डिवाइड होती हैं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। एक या खुद की संख्या से डिवाइड होंगी, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगी। अब जैसे 7 है तो 7 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 7 से डिवाइड हो सकता है, तो जो है इसके अलावा और किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। फिर है 1 से 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये कुल जो है 15 संख्याएं हैं। और फिर 1 से 50 के बीच में 15 संख्याएं होती, तो 1 से 50 के बीच में हमें कितनी संख्याएं मिल गई, कुल 50। और 50 से 100 के बीच में देख लेंगे तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 87, कुल ये 10 संख्याएं हैं। तो अतः अगर हम बात करें 1 से 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी, तो कुल 25 संख्याएं। तो आपको याद कर लेना है। और 1 से 50 के बीच में जो है कुल कितनी संख्या है, तो 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10 होती हैं। और 1 से 50 के बीच में 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 हो जाएंगी। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए ऐसे प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है इसका मान बताना है, जो ये आपको संख्या दी गई है स्क्वायर रूट के अंदर। आइए इसका हल समझते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जो दशमलव के बाद जो है कितने संख्याओं के बाद दशमलव है, तो आप पाएंगे कि ऊपर भी दशमलव के बाद जो संख्या का मतलब जितने बाद संख्या है, और यहाँ पे भी दोनों का बराबर है। जैसे 4, 4, 8 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, नीचे भी 8 हैं। तो जब भी ऐसा केस होता है कि ऊपर और नीचे अगर 2 दशमलव संख्याएं हैं दशमलव में, और अगर वो दशमलव के बाद जो संख्याओं का जो अंकों की जो संख्या है वो बराबर है, तो उस केस में जो है हम उनको हम ऐसे, अगर 0 है यहाँ पे तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि 1225 बटा 5329। और क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको 0 को हटाएंगे तो 8 0 जो है नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर हम 0 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 8 0 ऊपर भी जाएगा। तो इस प्रकार 8 0 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब 1 से जो है ऐसे होकर 8 0 टोटल, तो 3 3 6 7 8। तो यहाँ भी इसकी अगर इसको हटाएं तो यहाँ आएगा, लेकिन अगर इसको हटाएंगे तो ऊपर भी इतना ही जाएगा। तो 3 3 6 और 2 8, तो ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा कुल मिला के 1225 बटे 5329। तो यहाँ पे 1225 बटे 5329, और 1225 को जो है हम 35 गुणे 35 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है, और 73 का जो स्क्वायर होता है वो 5329 होता है। तो आपका जो कुल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 35 बटा 73। अब जैसे इस प्रश्न में आपको जो है, मान लीजिए आप यहाँ तक पहुँच गए, इसके आगे आपका नहीं सॉल्व हो रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब मान लीजिए आप वहाँ पहुँच गए और 12 बटे यहाँ पे आपका आ रहा था, और 1225 बटे 5329 आ रहा था। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर मान लीजिए इसके आगे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप ये क्या करिए, 35 बटे 73 है, तो इसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो है आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें नहीं आएगा तो इस प्रकार ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर 35 बटे 73 हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x, y, z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो 5, यहाँ पे रूट पे 5 लगा हुआ है, 3125 x के पावर 10, y के पावर 5, z के पावर 10। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए स्क्वायर है, अगर कुछ नहीं, स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर है, और स्क्वायर के अलावा कुछ और होता है तो संख्या दर्शानी पड़ती है, और यहाँ का मतलब होता है 2 है। और मान लीजिए कि यहाँ पे जो 49 है, स्क्वायर रूट है ये, और ये 49 है, तो यानी कि हमको 49 को जो है तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे हम 7 के फॉर्म में तोड़ देंगे, और यहाँ पे एक जोड़ा बन गया। यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट निकालना था, तो जब स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो इसको 2 के फॉर्म में बनाते हैं। ऐसे ही जब 5 का निकालना रहेगा तो जो है 5 के फॉर्म में हम इसको बनाएंगे, यानी 3125 को हम 5 के ऐसे पावर में लिखेंगे कि यहाँ पे 5 हमें मिल जाए। तो हम पाएंगे कि 5 के पावर 5 जो है 3125 होता है, और x के पावर 2 गुणे 5 अगर कर दें हम तो x के पावर 10 हमको मिल जाएगा। और ऐसे ही जो है y के पावर 1 कर दें और गुणे 5 कर दें तो हमें जो है y के पावर 5 मिल जाएगा। ऐसे ही z के पावर 2 के पावर
5 कर दे तो हमें z के पावर 10 मिल जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर हटेगा यहाँ पे और 5 के होने की वजह से हमको 5 की पेयरिंग से फ्री हो जाएगा, तो आपका 5 के पावर 5 में से 5 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर के पावर 5 में से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और y के पावर 1, तो y के पावर 1 यानी y रह गया, तो y आपका बचा और इधर आपका z स्क्वायर बचेगा। तो z स्क्वायर और तो आपका जो आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। आइए इसका हल भी देख लेते। तो यहाँ आपको हल भी दिया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये कि यहाँ पे अगर 5 के पावर है तो जो है आपको 5 के फॉर्म में लिखना। अगर यहाँ पे 3 होता तो आपको यहाँ पे 3 की पेयरिंग अंदर बनानी पड़ती, यहाँ पे 5 की पेयरिंग बनानी पड़ी और यहाँ पे चूँकि 5 है और अगर यहाँ स्क्वायर होता तो 2 की पेयरिंग बनाते, 5 है तो हम 5 की पेयरिंग बना के इसको हम जो है रूट से बाहर लेके आए हैं। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर 3, ये 4/3 हो जाएगा। आइए इसका हल समझते हैं। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें और यहाँ पे आपको जो है हल दिया गया है और ऐसा आपको समझ लेना है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक हो गया सबसे जो लंबी भुजा, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो tan थीटा होता है ये हमेशा जो है परपेंडिकुलर बाई बेस के फॉर्म में होता है। इसका फार्मूला भी आप जानते होंगे कि अगर यहाँ tan थीटा है और यहाँ पे जो है साइन tan cos है, साइन, अगर यहाँ पे साइन tan और यहाँ पे जो है साइन कॉस और tan के फॉर्म में होता है और इसका फार्मूला जो होता है याद करने का तो PH PB और यहाँ पे जो है यहाँ पे BH हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, तो साइन कॉस tan। और इसका फार्मूला ऐसे ही सिंपल सा याद करने का एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कई लोग इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी बोलते हैं, तो जैसे भी आप समझ पाइए। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा का मान यहाँ पे P/H हो गया, कॉस थीटा का मान B/H हो गया, tan थीटा का मान P/B हो गया। अब आते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे 3 tan थीटा बराबर 4 है तो tan थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे P/B से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया परपेंडिकुलर और बेस 3 हो गया और जब 4 और 3 हो गया तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होते हैं 3 4 5 और यहाँ से साइन थीटा का मान हम निकाल लेंगे तो P/H यानी 4/5 और कॉस थीटा का मान 3/5। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये वैल्यू इसमें यहाँ पे रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से 1/5 हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ 1/5, यहाँ 1/5, तो यहाँ पे 1/5 बाहर ले लिए तो अंदर बचा 12 + 6 और इधर 12 - 6, तो ये 18/6 और आंसर आएगा आपका 3, जो कि विकल्प नहीं दिया गया तो आपका आंसर हो जाएगा ई। का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ई, क्योंकि यहाँ पे 1 2 0 है तो चूँकि आंसर हमारा कितना आया तो 3 आया है तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आकार का यानी क्यूबॉइड के फॉर्म में है और इसको ढाल कर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रट लीजिए कि जब भी ढाला जाएगा, जब भी मतलब एक लोहे के टुकड़े को ढाला जाएगा तो उसका और जो दो शेप, जो पहले शेप था उसका जो नया शेप बनेगा, पहले शेप किसका था, घनाभ के आकार में था और नया जो आकार बना ये गोले का बना है, तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन जो है आपस में बराबर हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है, एनसीईआरटी में दिया भी गया है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे दिए गए हैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी में। तो घनाभ का जो है लेंथ 49 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 33 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें तो घनाभ को ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इसलिए घनाभ का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, ये ध्यान रखना, ये रूल होता है। और साथ में जो है और वैसे भी होता है कि जब भी किसी चीज़ को ढाला जाएगा, किसी मेटल को पिघलाया जाएगा तो उसका तो आयतन वही रहने वाला है, चाहे जो भी शेप ले ले वो। फिर है यहाँ पे घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट, और जो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब यहाँ पे जो है वैल्यू हम रख देंगे सब और यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख देंगे, r³, r निकालना है, त्रिज्या निकालनी है हमको। तो फिर अब इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं, इस चीज़ को हम इधर कर देते हैं, हम साइड चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया और r³ बराबर जो है 3 × 7 इधर चला जाएगा और 4/22 नीचे आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा, ये हम सॉल्व कर लिए तो 49
गुणे 3 3 3 7 और ये 49 को हम 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। यहाँ एक 7 है तो 3 7 मिल गए और 3 3 मिल गए। तो आर क्यूब है तो आर जब हम लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 7 यानी हमको 3 की पेयरिंग करनी है तो 7 7 7 हो जाएगा, 3 3 3 और इस प्रकार आपका जो है रेडियस जो हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी वो 7 गुणे 3 21 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये हल समझ में आया होगा। और आगे जितने भी आपके बीपीएससी टीआरई में जीएस पार्ट सेकंड में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस पार्ट सेकंड में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। इससे पहले 2 जो है पेपर्स का जो है हमने यहाँ पे सारा हल कराया है और ये सभी हल आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके आगे जो हम और भी जो परीक्षाओं में पेपर हुए हैं उनको भी लाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपको प्रश्न परीक्षा में आए तो कम से कम वो प्रश्न आपके गलत ना हो। और आपका जो हल दिया गया है मैं आपको फिर से बता दूँ, ये लास्ट में दिया गया है। तो जैसे ये प्रश्न आपका ख़त्म होगा 38, तो उसके बाद से आंसर शुरू हो जाएगा 31 32 33 34, ये पूरा आपका कंप्लीट आंसर यहाँ पे है। तो आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।